अब तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर ऐसे मामले आ गए जिसमें कि आदमी में लक्षण नहीं दिखते, जांच होने के बाद पता चलता है कि यह आदमी कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में वो तमाम लोग जो एक ऐसे कार्यक्रम में शरीक होकर लौटे हैं जहां बड़ी तादाद में लोग विदेश से आए थे और लोग ऑलरेडी उस बीमारी की पकड़ में आ चुके हैं, उनको खुद ब खुद सामने आकर तस्लीम रहमानी क्या इस बात की मिसाल नहीं पेश कर देनी चाहिए थी? अब तक बार बार कहने के बावजूद अगर छापे मारने पड़ रहे हैं, अगर लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है, अगर उनके मददगारों को गिरफ्तार करना पड़ रहा है कि ये छुपने में मदद कर रहे थे, तो ये क्या मैसेज देता है समाज को? नहीं नहीं रोहित, देखिए आपने भी बार बार अपीलें की हैं, मीडिया के बहुत बड़े सेक्शन ने अपीलें की हैं, खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने फतवे दिए हैं, हम लोग जम जैसे लोग भी कहते रहे, और अब खुद मौलाना ये साहब जो हैं इन्होंने भी कह दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब 25,000 के करीब लोग जो जमात से वाबस्ता थे वो कहीं ना कहीं किसी क्वारंटाइन सेंटर में या कहीं हैं। ये 1,500 के करीब लोग अभी कहीं ना कहीं बाकी हैं, छुपे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि अब ये पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर इतनी सारी, अब हाथ पकड़ के हम लोगों को पता होता तो हाथ पकड़ के ले जाते, वो तो इम्कान है नहीं। तो अब पुलिस के पास सर्विलियंसेस के जो भी हैं वो न सिर्फ ये कि उनका इस्तेमाल करें, और जो लोग हाथ आ जाएं उनको वाकई तौर पर बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इसमें आपका हामी हूं। मैं इसमें इतना ऐड करना चाहता हूं सिर्फ रोहित, कि हिंदुस्तान में जो 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं उनके पास तकरीबन 15 नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मुल्क के कोने कोने में फैली हुई हैं, लेकिन उनमें से एक तबलीगी जमात है। और इसमें भी ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत नहीं है, कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना कोई इनका ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी इनका कुछ नहीं है। ये बिल्कुल इनफॉर्मल किस्म का एक जोड़ है लोगों का, बस ऑर्गेनाइजेशन भी इसे कह नहीं सकते। इसके बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान इन 15 ऑर्गेनाइजेशन या 14 ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं। 20% से ज्यादा मुसलमान के नहीं जुड़े हुए, 80% मुसलमान किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ नहीं है। रहमानी साहब, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं। शायद 50 लाख मुसलमान होंगे जो तबलीगी जमात को फॉलो करते होंगे इस देश में, लेकिन सर इस देश के सारे मुसलमान तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी नहीं मानते। लेकिन उसके बावजूद जब से जमात का सवाल खड़ा हुआ, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आकर ये कवर फायर क्यों देने लगे कि साहब सारे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है? क्यों नहीं उन्होंने पहले दिन से खड़े होकर ये कहा कि जो लोग जमात में गए थे वो सामने आए, अपनी जांच करा लें? क्यों जमात के नाम पर पत्थरबाजी होती रही, डॉक्टरों को पत्थर मारने लगे? नहीं, उसकी वजह समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब भी हमने ये डिस्कस किया, पहले दिन से किसी ने नहीं कहा कि जमात के लोगों को आके और वो अपने टेस्ट नहीं करवाने चाहिए। एक इंसिडेंस नहीं बता सकते आप, एक किसी का स्टेटमेंट नहीं कोट कर सकते कि किसी ने ये कहा हो कि जमात के लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए या उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, किसी ने भी नहीं कहा है। इसके बावजूद इस सारी डिबेट का जो 21 दिन से चल रही है, इसका जो सर हमें कहने की जरूरत क्या थी? मौलाना साहब का आपने खुद ऑडियो सुना था जिसमें वो बैठ के कह रहे थे कि मरना है तो मस्जिद से बेहतर जगह ही नहीं कोई। उसके लिए उन तबलीगी जमातियों को आपके या फिरंगी महली साहब के भाषण की जरूरत नहीं है ना। वहां तो वो भाई साहब बैठ के खुद ही बोल रहे थे, उनको जिनकी गाइडेंस पे वो चल रहे थे सब। कह रहा हूं ना कि आज तक मौलाना साहब बाहर क्यों हैं? क्या हमारी पुलिस और हमारा होम मिनिस्ट्री इतनी कमजोर हो चुकी है कि मौलवी साहब को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी? तो इसकी क्या गारंटी है जिस दिन वो गिरफ्तार होंगे आप ही पैरवी करने नहीं बैठेंगे कि इनकी गिरफ्तारी कैसे हो गई, इन्होंने क्या किया ऐसा जो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? रहमानी साहब नहीं, मुझे बताइए, पुलिस मुझे ये तो बताइए ना, इसकी क्या गारंटी है जिस दिन गिरफ्तारी होगी उस दिन आप ही विक्टिम कार्ड लेकर नहीं बैठ जाएंगे टीवी पर कि देखो मुसलमान था इसलिए गिरफ्तार कर लिया? ये कोई तर्क नहीं है, ये कोई तर्क नहीं है। अच्छा, आप जो दे वो तर्क है, नहीं किया गया, लेकिन जो आप करें वो तर्क नहीं है। मैं ये भी सवाल, आप जो दे वो तर्क है, लेकिन आप जो करते रहे हैं वो तर्क नहीं है। जो कुछ किया सरकार की शय पे किया, मैं ये कहता हूं सरकार की शय पे किया, और मैं इसको साबित कर सकता हूं कि सरकार की शय पे तबलीगी जमात सब कुछ करके पूरे 20 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद कर दिया तबलीगी जमात ने और सरकार ने मिलकर। तो तबलीगी जमात ने सरकार की शय पे ही ये भी तय किया। फिर आपके हिसाब से अजय आलोक, इनके हिसाब से जाऊं तो फिर तो तबलीगी जमात को सरकार ने कहा कि आप विदेशी मेहमानों से मिलो, उनकी अपन जांच नहीं करेंगे, ना किसी को बताएंगे, आप लोग अपने लोगों में कोरोना ले लो और उसके बाद देश भर में फैल जाओ और छुप जाओ, फिर सामने मत आओ। कुछ क्या हुआ? अजय जी ये बात तर्क की कर रहे थे, क्या इनका ये तर्क आपके गले उतरता? अगर ये तर्क है तो इसने इजाजत दिलवाई कि इनको नेपाल में जाने की, जहां चीन के लोग आए हुए थे फरवरी में, जहां पाकिस्तान के लोग आए हुए थे, जहां यूरोप के लोग आए हुए थे, वहां पर ये कैसे अच्छा हो गया? सरकार ने मना कर दी परमिशन?
रहमानी साहब। कौन सा सरकारी अफसर था जिसने इनको परमिशन दिलवाई थी? अजय आलोक बोल रहे हैं ना, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं अभी, सुन लीजिए उनकी बात भी एक बार। अजय जी बोलिए। देखिए रोहित, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हिंदुस्तान से अच्छी जगह मुसलमानों के लिए रहने के लिए पूरे विश्व में नहीं हो सकती। इसीलिए 20 करोड़ मुसलमान यहां रहते हैं और आजादी के बाद भी 3-4 करोड़ मुसलमानों ने यहां रहना चाहा और पसंद किया और चुना हिंदुस्तान को। 1946 में चुनाव में हुए थे, 90% मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। यह बिल्कुल विदित है, सच्चाई है। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो उन्हीं मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना वतन चुना और यहीं रहने की चाहत रखी। वो इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान पर उनको भरोसा है। लेकिन समस्या यह है कि आज जो तबलीगी छुपे हुए हैं, चाहे वो 500 हो या 600 हो या 700 हो, वो इसलिए छुपे हुए हैं क्योंकि तस्लीम रहमानी जैसे लोग ये अविश्वास की खाई को बढ़ाने का काम करते हैं। दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप शाहीन बाग सिख के समय से इनका कैरेक्टर एनालाइज कीजिए। आग लगाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। आज तो कह रहे हैं कि सरकार को पकड़ना चाहिए, पुलिस सर्विलेंस कर ले, पुलिस सख्ती से पकड़ के ले आए। 20 दिन पहले ये बात क्यों नहीं कह रहे थे? 30 मार्च को, 29 मार्च को